Hello, good morning, students. Today we are starting a chapter in Geography, India, Size and Location. India is one of the ancient civilizations in the world. It has achieved multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades. It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, and overall economic development. India has also contributed significantly to the making of world history. तो इंडिया जैसे हम जानते हैं कि बहुत पुराना सिविलाइजेशन है और इंडिया ने काफ़ी कुछ योगदान दिया है वर्ल्ड हिस्ट्री में, और बाकी तरह भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है इंडिया का. ख़ास करके पिछले 50 सालों में इंडिया ने बहुत ज़्यादा प्रगति की है. So let us learn more about India and its location. India is a vast country lying entirely in the northern hemisphere. The main land extends between 8 degrees 4 minutes north and 37 degrees 6 minutes north, and longitudes 68 degrees 7 minutes east and longitudes 97 degrees 25 minutes east. So इस प्रकार से इसको रीडिंग करते हैं. डिग्रीज़ और मिनट्स में रीड होता है क्योंकि जो लॉन्जिट्यूड्स है उसे जो 360 लॉन्जिट्यूड्स है उसको 15 मिनट्स के गैप में रखा गया है. हर एक लॉन्जिट्यूड 15 मिनट्स के गैप में होता है. तो इसी प्रकार से इसे जब रीड करेंगे आप 8 डिग्रीज़ 4 मिनट्स नॉर्थ और 37 डिग्रीज़ 6 मिनट्स नॉर्थ, इस प्रकार से हम इसको रीड करते हैं. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 degrees 30 minutes north divides the country into almost two equal parts. To the southeast and the southwest of the mainland lie the Andaman and the Nicobar Islands and the Lakshadweep Islands in Bay of Bengal and Arabian Sea respectively. Find out the extent of these groups of islands from your atlas. तो इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है. हेमी का मतलब हाफ, स्पीयर मतलब सर्कल. तो अर्थ को हम 2 स्पीयर में या 4 स्पीयर में डिवाइड कर सकते हैं. 2 स्पीयर ऐसा हो सकता है कि जो नॉर्थ और साउथ का एक स्पीयर हो गया और ईस्ट और वेस्ट का दूसरा स्पीयर हो गया. तो नॉर्थ साउथ आधे आधे स्पीयर्स यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर. वैसे ही ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर. तो इंडिया इज़ इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर. नॉर्थ में भी है और ईस्ट में भी है. तो इस प्रकार से इंडिया का लोकेशन क्या है? India is in the northern hemisphere, or we can also say that India is in the northeastern hemisphere. तो इंडिया का जो एक्सटेंट है, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है. वी कैन से दैट इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम 8 डिग्रीज़ 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्रीज़ 6 मिनट्स नॉर्थ और 68 डिग्रीज़ 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्रीज़ 25 मिनट्स ईस्ट. तो लगभग इंडिया का नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट जो एक्सटेंट है लगभग करीब सिमिलर है. इंडिया ट्रायंगुलर शेप में है. ख़ास करके जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वो एक्सटेंड इनटू द सी. सो इसे पेनिनसुला कहते हैं जहाँ पर तीनों तरफ पानी होता है. तो इंडिया इज़ अ पेनिनसुला एंड इट एक्सटेंड इनटू द सी इन अ ट्रायंगुलर शेप. इंडिया के पास में अंडमान और निकोबार आइलैंड्स भी है और लक्षद्वीप आइलैंड्स भी हैं. तो इस प्रकार से इंडिया के पास में अगर आप देखोगे तो माउंटेन, प्लेट्यूस, प्लेन्स, रिवर्स, कोस्टल एरियाज़, डेजर्ट्स और आइलैंड्स सभी कुछ है. जो मैक्सिमम जो लैंडफॉर्म जो अर्थ पे दिखाई देता है लगभग सारे के सारे जो लोग ये है लैंडफॉर्म्स है वो इंडिया में पाए जाएंगे. साइज़. द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 million square kilometers. India's total area accounts for about 2.4% of the total geographical area of the world. From the figure 1.2, it is clear that India is the 7th largest country in the world. India has a land boundary of about 15,200 kilometers, and the total length of the coastline of the mainland, including Andaman and Nicobar and Lakshadweep, is 7,516.6 किलोमीटर्स. तो इंडिया एक बहुत बड़ा देश है. यानी वर्ल्ड में अगर देखा जाए 2.4% ऑफ एरिया केवल और केवल इंडिया का ही है. और वैसा देखा जाए तो इंडिया वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री है.
इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। और इसका जो बाउंड्री उसमें वी सी दैट वी हैव लैंड बाउंड्रीज एज वेल एज वी हैव वाटर बाउंड्रीज। नदीन पार्ट में हमारे पास लैंड बाउंड्रीज है। हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ कौन है? पाकिस्तान है, टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान मिल जाएगा, फिर अफ़गानिस्तान का एक छोटा सा हिस्सा आएगा, फिर चाइना है, ऑफ कोर्स चाइना है, फिर नेपाल है, फिर भूटान है। ये हमारे लैंड नेबर्स है। साउथ में श्रीलंका है, फिर वेस्ट में म्यांमार है। तो इस प्रकार से काफ़ी बहुत सारे देशों से हम घिरे हुए हैं, क्योंकि हमारा देश काफ़ी बड़ा देश है। इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, साउथ ऑफ अबाउट 22 नॉर्थ लैटिट्यूड्स इट बिगिन्स टू टेपर and extends towards the Indian Ocean, dividing it into two seas, the Arabian Sea and on the west and the Bay of Bengal on the east. तो इंडिया जो है इसके नॉर्थ में हम हिमालय माउंटेन्स देखते हैं। हिमालयाज आर कंसिडर्ड एज द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स, सबसे यंग फोल्ड माउंटेन्स के अलग अलग प्रकार होते हैं। फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, वॉल्केनिक माउंटेन, रेसिजुअल माउंटेन्स। हमने शायद ये 8th स्टैंडर्ड में पड़ा था। तो इंडिया का जो यंग फोल्ड माउंटेन्स है वो हिमालय से नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में। तो हिमालय माउंटेन्स है नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट में, और साउथ में जो है वो टेपरिंग होता है, जो 22 डिग्रीज नॉर्थ से नीचे जब हम उतरते हैं तो यहाँ से इंडिया टेपर होता है। इट टेपर्स इनटू द सी। टेपर मतलब दुबला होता जाता है ट्रायंगुलर शेप में। तो एक तरफ जब ये टेपर होता है पानी में, तो एक तरफ जो है अरेबियन सी बन जाता है और दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल बनता है। अरेबियन सी इंडिया के वेस्ट में आता है और बे ऑफ बंगाल इंडिया के ईस्ट में आता है। लुक एट फिगर 1.3 एंड नोट दैट द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेन लैंड इज अबाउट 30. Despite this fact that east-west extent appears to be smaller than the north-south extent. तो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर होता है कि जैसा कि छोटा है, लेकिन लगभग ये 30 डिग्रीज़ का जो एक्सटेंट बन जाता है इनका, दोनों ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ का जो लैटिट्यूड्स अगर हम काउंट करते, लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स अगर हम काउंट करते, तो ये एग्जैक्टली 30 डिग्रीज़ के आसपास में दोनों ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। दिखने में कैसा लगता है कि इंडिया जो है नॉर्थ साउथ वाला जो पोर्शन जो है वो काफ़ी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट, लेकिन वैसा नहीं है। ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट आपको सिलचर से लेकर पोरबंदर तक का, वहाँ से अगर हम मेजर करते हैं तो लगभग ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ एक्सटेंट बिल्कुल सेम टू सेम दिखाई देता है। लुक एट फिगर 1.3। अगर आपको समझना है तो 1.3 फिगर में देखकर आप उसको समझ सकते हैं। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश there is a time lag of 2 hours. Hence time along the standard meridian of India 82 degrees 30 minutes east passing through Mirzapur in Uttar Pradesh is taken as the standard time of the country. The latitudinal extent influences the duration of the day and night as one moves from north to south. तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश यानी वेस्ट से लेकर ईस्ट, ये जो अगर हम यहाँ से देखें तो 2 घंटे का फ़र्क पड़ जाता है। लोकल टाइम अगर हम देखेंगे, गुजरात का लोकल टाइम और अरुणाचल का लोकल टाइम, अरुणाचल प्रदेश का लोकल टाइम जो रहेगा गुजरात से 2 घंटे आगे रहेगा, गुजरात अरुणाचल प्रदेश से 2 घंटे पीछे रहेगा। इसलिए टाइम को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं हम, बीच का जो मेरिडियन जो निकलता है 82.5 डिग्री ईस्ट, इस मेरिडियन को हम इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं, कि ताकि वो ईस्ट और वेस्ट जो है उसको बैलेंस कर सके। The latitudinal extent influence the duration of day and night as one moves from north to south. तो latitudinal extents का क्या होता है, ये ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, जो बीच में जो पोर्शन होता है वहाँ पर मैक्सिमम सबसे बड़ा डे होता है, और जैसे हम साउथ की तरफ जाएंगे तो डे हमारे छोटे होंगे, नॉर्थ की तरफ भी जाएंगे तो डे हमारे छोटे होंगे। तो डे और नाइट का जो फ़र्क जो है वो लैटिट्यूडनल पोजीशन से हो जाता है। इंडिया एंड द वर्ल्ड। The Indian landmass has a central location between the East and the West Asia. India is a southwest extension of the Asian continent. The
Indian Ocean routes which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location of India. तो इंडिया जो साउथ एशिया है या वेस्ट एशिया है, यहाँ पर इंडिया जो है वो एक सेंटर बन जाता है यूरोप से और साउथ एशियन कंट्रीज़ के बीच में। तो एशियन कंट्रीज़ और यूरोप के बीच में इंडिया एक ऐसा स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट कंट्री बन जाता है, क्योंकि जो भी जहाज़ यहाँ से गुज़रते हैं, इंडियन ओशन से गुज़रते हैं, वो इंडिया पे आकर हॉल्ट करते हैं। फ्यूल के लिए हो गया या बिज़नेस के लिए हो गया, जो भी कारण हो जाए, वो इंडिया में आकर हॉल्ट करते हैं। तो इंडिया एक कनेक्टिव पॉइंट बन गया, एक ऐसा जंक्शन बन गया ईस्टर्न कंट्रीज़ या यूरोपियन कंट्रीज से और वेस्टर्न कंट्रीज से मिलाने के लिए। नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa, Europe from the western coast and with Southeast and East Asia from the eastern coast। क्योंकि डेक्कन प्लेट्यू जो है वो एक ट्रायंगुलर लैंडमास में जाकर वो समुंदर में मिल जाता है, समुंदर से मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक बहुत अच्छा डॉक सिस्टम बन जाता है जो यूरोपियन कंट्रीज़ और अफ्रीकन कंट्रीज से एशिया को जुड़ा देता है। नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन on the Indian Ocean as India has, and indeed it is India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the naming of the ocean after it। तो इंडियन ओशन को इंडियन ओशन ये नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इस ओशन में सबसे बड़ा कोस्ट लाइन इंडिया के पास में है ना। तो और इंडिया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोजीशन में लोकेटेड है। तो ये दो कारण की वजह से इंडियन ओशन को इंडियन ओशन ऐसा नाम दिया गया है। Since the opening of the Suez Canal in 1869, India's distance from Europe has been reduced by 7,000 kilometers। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो जो आप जो मैप देख रहे हैं यहाँ पर आपके जो टेक्स्ट बुक में है पेज नंबर 3 पर जो मैप है फिगर 1.3 इंडिया एक्सटेंट एंड स्टैंडर्ड मेरिडियन, अगर आप देखेंगे तो जो स्टैंडर्ड मेरिडियन जम्मू एंड कश्मीर का जो हिस्सा देखो वहाँ पे 37 डिग्रीज 6 मिनट लिखा है, और साउथ में कन्याकुमारी में 8 डिग्रीज 4 मिनट्स लिखा है। वैसे ही गुजरात में 68 डिग्रीज 7 मिनट्स लिखा है, और आसाम में 97 डिग्रीज 25 मिनट्स लिखा हुआ है। तो लगभग ये जो है इंडिया ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ में दोनों का जो साइज़ है ऑलमोस्ट इक्वल है। आप अपना स्केल से लेकर इसको मेजर भी कर सकते हैं, तो ऑलमोस्ट लगभग सेम ही इंडिया आपको दिखाई पड़ेगा। पेज पलटाते हैं हम। सो इंडियाज कॉन्टैक्ट्स विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू द एजेस, बट हर रिलेशनशिप्स through the land routes are much older than her maritime contacts. The various passes across the mountains in the north have provided passages to the ancient travelers, while the ocean restricted such interaction for a long time। तो इंडिया का जो वर्ल्ड से बहुत पुराना संबंध है, इंडिया का जो है ये ट्रेड रिलेशंस है वर्ल्ड से। तो पहले सी रूट्स बहुत कम हुआ करते थे। सी रूट्स होने से पहले इंडिया जो है वो लैंड रूट्स के द्वारा, भले ही पहाड़ क्यों ना है, पहाड़ पार करके वह सेंट्रल एशिया कंट्रीज से व्यापार करते थे। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान तो इंडिया का हिस्सा था ही, वैसे ही तजाकिस्तान, फिर उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, ऐसा करके इराक, जॉर्डन, ऐसा करके वो जो ईस्टर्न कंट्रीज़ थे उनके साथ में भी वो जुड़ गया था थ्रू लैंड रूट्स। फिर बाद में जब यहाँ पर प्रॉब्लम होने लगा कॉन्स्टेंटिनोपल में, यानी इस्तांबुल में, टर्की के पास में इस्तांबुल था, वहाँ पर प्रॉब्लम होने लगा तो ट्रेड रूट अपना थ्रू लैंड रोक दिया गया। तो देखो टर्की कितना दूर है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ देखो आप, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, सीरिया और टर्की। तो वहाँ पर जो एक बॉटल नेक दिख रहा है, छोटा सा जो इलाका दिख रहा है, वहाँ से ट्रेड रूट पास हुआ करता था। तो वहाँ के जो टर्की के जो राजा थे उन्होंने बहुत हैवी टैक्सेस लगा दिए, जिसके वजह से व्यापारियों को समुद्री का रास्ता ढूंढना पड़ा। तो समुद्री का रास्ता जो है वो लेटर पीरियड में इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया के लिए। तो इंडिया जो है पहले लैंड रूट से व्यापार करता था और बाद में जाकर वो समुद्री रास्ते से व्यापार करने लगा।
These roots have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times. The idea of the Upanishad and the Ramayana, the story of Panchatantra, the Indian numerals and the decimal system thus could reach many parts of the world. The spices, muslin and other merchandise were taken from India to different countries. On the other hand, the influence of Greek sculpture and the architectural style of dome and minarets from West Asia can be seen in different parts of the country. तो ट्रेड केवल व्यापार ही नहीं करते थे, व्यापार से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होती थी। इंडियन आइडियाज़ यूरोपियन कंट्रीज़ में गई या सेंट्रल एशिया कंट्रीज़ में गई, और सेंट्रल एशिया की आइडियाज़ जो है इंडियाज़ में आए। हम अलग अलग प्रकार की बिल्डिंग्स देखते हैं जो इंडिया में हमें दिखाई देता है। तो इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, चाइना, तिब्बत, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ, एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। तो ये लैंड लॉक जो लैंड कंट्रीज़ है जहाँ जिससे अब इंडिया बाउंड्री शेयर करता है, सबसे पहले तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, ये अपने नॉर्थ वेस्ट में आते हैं। फिर चाइना मतलब क्योंकि वो हिस्सा तो तिब्बत का है, लेकिन चाइना ने तिब्बत के ऊपर कैप्चर कर लिया है। तो चाइना और नेपाल जो हमारे नॉर्दर्न नेबर्स है, और चाइना, नॉर्थ, नेपाल एंड भूटान, चाइना, नेपाल और भूटान जो हमारे नॉर्थ के नेबर्स है, नदर्न नेबर्स है, और म्यांमार और बांग्लादेश जो हमारे ईस्टर्न नेबर्स है। और आर साउदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड्स कंट्रीज, नेमली श्रीलंका एंड द मालदीव्स आइलैंड्स। तो ये दो हमारे सदर्न नेबर्स हैं। मालदीव्स देखो बहुत ही छोटे आइलैंड्स हैं, हमारी साउथ वेस्ट में छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, वो मालदीव आइलैंड्स हैं, वो हमारे पड़ोसी हैं। श्रीलंका इज़ सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म बाय द पाल्क स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार, वाइल मालदीव आइलैंड्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक पाल्क स्ट्रेट है। पाल्क स्ट्रेट मतलब होता है एक छोटा सा नदी का एक स्ट्रीम, पानी जो बड़े समुंदर में एक छोटा सा पानी का हिस्सा जो 2 बड़े समुंदर को जोड़ता है। जैसा यहाँ पर जो पाल्क स्ट्रेट जो है वो बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन को जोड़ता है। द गल्फ़ ऑफ मन्नार, आपको गल्फ़ ऑफ मन्नार दिख रहा है, गल्फ़ ऑफ मन्नार जो राम सेतु दिख रहा है ना, जो भगवान राम ने जो ब्रिज बनवाए थे, हाँ, उसको काटते हुए जो हिस्सा जो जो इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल को जोड़ता है, वहाँ पर आता है द पाल्क स्ट्रेट। और मालदीव्स आइलैंड जो है वो लक्षद्वीप के साउथ में आता है। इंडिया हैज़ हैड स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद द नेबर्स। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलास एंड नोट हाउ इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। तो इंडिया का जो जोग्राफिकल हिस्टोरिकल जो रिलेशंस है, बहुत ही मजबूत रिलेशंस है हमारे पड़ोसी देश के साथ में। हम अपने एटलस मैप, अगर आपके पास एटलस होगा, उसमें देखकर हम देख सकते हैं किस प्रकार से इंडिया बाकी अपने पड़ोसी देशों से अलग है। तो ये एक छोटा सा चैप्टर था। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया है। इसी चैप्टर के आधार पर हम आगे भी बढ़ते रहेंगे। अभी के लिए मैं यहाँ पर ब्रेक लेता हूँ, हम दूसरा चैप्टर भी इसी पीरियड में स्टार्ट करेंगे। फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यहाँ पर अलग अलग फिज़िकल फीचर्स, माउंटेन, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। टेक्टोनिक फॉल्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, फोल्डिंग और फॉल्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। You have already learned earlier that India is a vast country with varied landforms. What kind of terrain do you live in? If you live in the plains, you are familiar with the vast stretches of plain land. In contrast, if you live in a hilly region, the rugged terrain with mountains and valleys are common features. In fact, our country has particularly all major physical features on the earth, that is mountain, plains, desert, plateaus and islands. You must be wondering how these physical features have been formed. We will learn more about major physical features of India and how they have been formed. So, वैसे तो अपन डेक्कन प्लेट्यू में रहते हैं। हम जो नागपुर जो है, अपना शहर जो नागपुर जो है वो डेक्कन प्लेट्यू है। आपको पता है कि नागपुर कितने ऊंचाई पर लोकेटेड है? व्हाट इज़ द हाइट ऑफ नागपुर फ्रॉम द सी? नागपुर इज़ लोकेटेड 1000 मीटर्स अबव सी लेवल। पूरे 1000 मीटर सी लेवल से हम ऊंचाई पर हैं। लगता नहीं ना हम इतने ऊंचाई पर है, लेकिन नागपुर एक प्लेट्यू रीजन है।
आपको अगर इसका वेरिफिकेशन करना है तो GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्टोन जो है वो 0 माइल स्टोन के पास में है। वहाँ पर नागपुर का जो हाइट है अबव सी लेवल वहाँ पर वो लिखा हुआ है। बालोद्यान देखा होगा आपने, बालोद्यान में जो टॉय ट्रेन चलती है वो भी देखा होगा। टॉय ट्रेन का जो स्टेशन जो है वह जो है वो डेक्कन प्लेटू का एंड है, वहाँ पर डेक्कन प्लेटू ख़त्म होता है। तो हम प्लेटू रीजन में रहते हैं और हिल्स भी है आसपास में, सेमिनरी हिल्स जो वो अपना हिली इलाका है। तो इसी प्रकार से जो इंडिया है वो अलग अलग फिज़िकल फीचर्स में डिवाइडेड है। कहीं पर माउंटेन्स है, कहीं पर प्लेट्यूज़ है, कहीं पर प्लेन्स है, कहीं पर डेजर्ट्स है, कहीं पर कोस्टल रीजन्स है, कहीं पर आइलैंड्स है। तो नागपुर में इंडिया में सभी प्रकार के लैंडफॉर्म्स आपको मिल जाएंगे। तो कभी कभी सवाल ये उठता है कि इतने सारे लैंडफॉर्म्स बने कैसे। वी फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, सम आर वेरी हार्ड लाइक मार्बल which has been used for making the Taj Mahal, and some are very soft like soap stones which is used in making talcum powder. The color of soil varies from one place to the other because soil is formed out of different types of rocks. Have you ever thought about the cause of these variations? Most of these variations are caused due to differences in the rock formations. तो अलग अलग प्रकार के हमें पत्थर दिखते हैं, चट्टान दिखते हैं। कुछ बहुत ही स्मूथ है, चिकने हैं, संगमरमर की तरह जिससे ताजमहल बना है, और कुछ तो सोप स्टोन्स बोलते हैं, सॉफ्ट रहते हैं, बिल्कुल सोप की तरह बिल्कुल मुलायम होते हैं। इससे टैल्कम पाउडर बनता है। आप जो पाउडर यूज़ करते हो नहाने के बाद, अपने शरीर को सुखाने के बाद, जो गर्मी में खास करके टैल्कम पाउडर यूज़ करते हैं, ये कुछ नहीं और कुछ नहीं, ये पत्थर है, पत्थर के हिस्से है, लेकिन कितना सॉफ्ट है कि हमारे शरीर को वो मुलायम कर देता है। तो सॉइल्स में जो अलग अलग कलर भी जो देखते हैं वो जो पत्थरों में जो मिनरल्स मिलता है उसकी वजह से इनका कलर आता है। इंडिया इज़ अ लार्ज लैंडमार्क्स फॉर्म ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड विच हैज़ इन्फ्लुएंस हर रिलीफ। इंडिया इतना वेरिड क्यों है, इंडिया में इतने अलग अलग वेरिएशंस क्यों हैं? इंडिया का जो वेरिएशन का मेन जो कारण है वो जियोलॉजिकल पीरियड्स की वजह से हुआ है ना। इंडिया जो है एक साथ इंडिया नहीं बना जैसा देश। इनफैक्ट अगर आपको मैं बताऊंगा कि इंडिया एशिया का हिस्सा था ही नहीं तो ये बहुत सरप्राइजिंग हो जाएगा। इंडिया एक फ्लोटिंग लैंडमास था। ऑस्ट्रो अफ्रीकन प्लेट है, ये अफ्रीका से टूटकर एशिया से आकर टकराया। एशिया से टकराने के बाद हिमालय पहाड़ का जन्म हुआ। ऐसा माना जाता है कि अभी भी जो मूवमेंट है वो नॉर्थवर्ड मूवमेंट चल ही रहा है इंडिया का, और हिमालय जो है वो बढ़ ही रहे हैं। Earth scientists have attempted to explain the formation of physical features with the help of some theories based on certain evidences. One such plausible theory is the theory of plate tectonics. हाँ, जब अर्थ बना, जब धरती बनने लगी, जब लैंड पक्का मजबूत होने लगा, तब कोई मानव तो जिंदा नहीं था। तो किस प्रकार से ये धरती बनी है, किस प्रकार से ये आकार लिया है धरती ने, इसका केवल हम अनुमान लगा सकते हैं सर्टेन थियोरीज़ के हिसाब से। कुछ साइंटिस्ट जो है, अर्थ साइंटिस्ट जो होते हैं, वो थ्योरीज लगा है और उस थ्योरी के अनुसार जो है वो ये अर्थ का जो बना है वो प्लेट टेक्टोनिक एक थियोरी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट थियोरी है जिसकी वजह से अर्थ के अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म बने हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी द क्रस्ट दैट इज़ द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ हैज़ बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ 7 मेजर एंड माइनर प्लेट्स। तो साइंटिस्ट का मानना है कि जो ऊपर का जो क्रस्ट जो है, अगर हम जैसा संतरा लेते हैं, संतरे का जो ऊपर का जो छिलटा बोलते हैं ना, उसको हम अगर अर्थ को मानेंगे तो छिलटा जो है वो क्रस्ट है। तो ये जो क्रस्ट है वो 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स से बने हुए हैं। द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स रिजल्ट इन द बिल्डिंग ऑफ स्ट्रेस विद इन द प्लेट्स एंड द कॉन्टिनेंटल रॉक्स अबव लीडिंग टू फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी। तो ये प्लेट्स है वो स्थिर नहीं है, वो मूव होते रहते हैं। हाँ, किस प्रकार से प्लेट्स, अपने बायो में अगर पढ़ा होगा ह्यूमन स्कल के बारे में, एक जब बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका स्कल बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही डेलिकेट होता है, वो अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ होता है
और बाद में जाकर स्कल जो है इतना जो सॉलिड जो अपना खोपड़ी जो है वो ऐसी आकार लेती है, वरना स्कल बहुत सारे हिस्सों में, बहुत सारे अलग अलग बोन्स के हिस्से में बटा जाता है। वैसे ही अर्थ का जो है, अर्थ का फॉर्मेशन है वह बहुत सारे प्लेट्स में बटा हुआ है, और ये जो प्लेट्स है वो टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से इसमें फोल्डिंग और फॉल्टिंग होते रहते हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, क्योंकि इसमें दबाव आता है, स्ट्रेस आता है। Broadly, these plates movements are classified into three types. While some plates come towards each other and form convergent boundaries, some plates move away from each other and form divergent boundaries. In the event of two plates coming together, they may either collide and crumble or may slide under the other. At times, they may also move horizontally past each other and form ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज़। तो किस प्रकार के जो मूवमेंट बता रहे हैं, हाँ, अगर प्लेट्स के जो मूवमेंट होता है, कभी कभी क्या होता है, प्लेट्स वो एक दूसरे की तरफ आ जाते हैं, एक दूसरे की तरफ, यानी लेफ़्ट वाला प्लेट और राइट वाला प्लेट, ये लेफ़्ट वाला राइट की तरफ मूव करता है और राइट प्लेट लेफ़्ट की तरफ मूव करता है, तो दोनों प्लेट है आपस में टकरा जाते हैं। तो कभी कभी टकराने से क्रम्बल हो जाते हैं, टूट जाते हैं, या फिर कभी ऐसा भी होता है कि लेफ़्ट प्लेट जो है वो राइट प्लेट के नीचे चले जाएगा, या राइट प्लेट जो है वो लेफ़्ट प्लेट के नीचे चले जाएगा। तो इससे क्या होता है, अर्थक्वेक्स भी होते हैं और माउंटेन्स भी फॉर्म होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि दो प्लेट जो है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक प्लेट नॉर्थ की तरफ मूव करेगा तो दूसरा प्लेट साउथ की तरफ मूव करेगा, या एक प्लेट साउथ की तरफ मूव करेगा और दूसरा प्लेट स्थिर रहेगा। तो ऐसे मूवमेंट को जो मूवमेंट है, पहला जो मूवमेंट बताया मैंने था ईस्ट वेस्ट, वेस्ट ईस्ट वाला जो था, उसको हम कन्वर्जेंट मूवमेंट कहते हैं, ओके। और जो हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं उसको ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज कहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो ईस्ट का जो प्लेट है वो और ईस्ट की तरफ चला जाएगा, और वेस्ट का जो प्लेट है वो और वेस्ट की तरफ चला जाएगा, यानी वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, करीब ना आते हुए वो दूर जाएंगे। ऐसे प्लेट्स को हम डाइवर्जेंट बाउंड्रीज कहते हैं। ये डाइवर्ज होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं इस चैप्टर में। द पोजीशन on size of continents over millions of years, such movements also have influenced the evolution of the present landform features. So the movements of these plates have changed. हाँ, the movement, जो प्लेट का जो मूवमेंट है वो हर वक्त एक जैसे नहीं है। The movement of this place have changed the position and size of the continent over millions of years. जो कॉन्टिनेंट्स थे वो पहले अलग दिखते थे, यानी जो अंगारा गोंडवाना ईरा जो होता है, हाँ, ये जोग्राफिकली टर्म में एक ज़माने में जो पूरे जो लैंड मासेस थे वो एक थे, और पूरा वाटर बॉडीज़ एक था, यानी एक बहुत बड़ी भूमि थी, बहुत बड़ी धरती थी, और पानी भी, समुंदर भी एक ही समुंदर था, एक ही कॉन्टिनेंट था। लेकिन पानी ने और प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स ने ये अर्थ को या ये धरती को काट दिया, और ये अलग अलग रूप में, अलग अलग आकार में ये हमें दिखाई देते हैं। अगर हम मैप को क्लोजली देखेंगे, साउथ अमेरिकन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट को देखेंगे, तो साउथ अमेरिका जाकर अफ्रीकन प्लेट से अटैच हो सकता है, हाँ, वैसा ही नॉर्थ अमेरिकन प्लेट भी एशियन यूरेशियन प्लेट से आके अटैच हो सकता है। तो इस प्रकार से ये जो प्लेट जो हुए ये सेपरेट हुए बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक मूवमेंट से, और इस टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से अर्थ को अलग अलग आकार मिल गया। क्या आप जानते हैं, मोस्ट वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड एट प्लेट मार्जिन्स, बट सम डू अकर विद इन द प्लेट्स। तो प्लेट मार्जिन मतलब जहाँ पर ये प्लेट मिलते हैं, जैसे मैंने बताया था ना कि लेफ़्ट वाला प्लेट राइट वाले प्लेट से मिलता है, तो जब ये प्लेट जहाँ पर मिलते हैं मैक्सिमम यहाँ पर वॉल्केनोज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सबसे वीक पोर्शन होता है उस प्लेट का। यहाँ पर अर्थक्वेक्स भी कॉमन है और वॉल्केनोज भी कॉमन है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर वॉल्केनिक एक्टिविटी या हर अर्थक्वेक एक्टिविटी प्लेट्स टेक्टोनिक के पास में होते हैं, कभी कभी वो कॉन्टिनेंट के बीच में भी हो जाते हैं। तो इंटर कॉन्टिनेंट वॉल्केनिक मूवमेंट्स भी होता है या अर्थक्वेक्स भी होते हैं। द ओल्डेस्ट लैंड मास, द पेनिनसुलर पार्ट, was a part of the Gondwana land.
द गोंडवाना लैंड इंक्लूडेड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका एज वन सिंगल लैंड मास। तो गोंडवाना लैंड जो है ये सबसे पुराना लैंड मास माना जाता है। गोंडवाना लैंड मास जो है सबसे पुराना लैंड मास माना जाता है। इस गोंडवाना लैंड में कौन कौन से देश इंक्लूडेड थे देखो, यानी इंडिया बहुत ही पुराना लैंड फॉर्म है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड एंटार्क्टिका, ये पूरा मिला के एक बहुत बड़ा लैंड मास हुआ करता था। द कन्वेक्शनल करंट्स स्प्लिट द क्रस्ट इनटू अ नंबर ऑफ पीसेस, thus leading to the drifting of the Indo-Australian plate after being separated from the Gondwana land towards north। तो इंडिया किस प्रकार से अपने पेरेंट से टूट गया। पेरेंट मतलब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, ये सब मिलकर एक लैंड मास था। तो यहाँ से टूट कर, क्योंकि एक करंट था, कन्वर्जेंट करंट बोलते हैं उसको ना, कन्वेक्शनल करंट की वजह से इंडिया स्प्लिट हो गया और वह ड्रिफ्ट होने लगा टूवर्ड्स द नॉर्थ, और जाकर वो टकराया एशिया से। द नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट रिजल्टेड इन द कोलिजन ऑफ द प्लेट विद द मच लार्जर यूरेशियन प्लेट। ड्यू टू दिस कोलिजन द सेडिमेंट्री रॉक्स विच वर एक्यूमुलेटेड इन द जियोसाइनिक लाइन known as the Theises were folded to form the mountain system of western Himalayas। जब इंडिया आकर यूरेशिया से टकराया तब जाके फोल्ड हुआ। फोल्ड होने से सबसे यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन का जन्म हुआ, जो हम कह सकते हैं कि वो हिमालय माउंटेन्स। सो हिमालय माउंटेन्स आर द फोल्ड माउंटेन्स। गोंडवाना लैंड इज इन द सदर्न पार्ट ऑफ द एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट पैनगिया विथ अंगारा लैंड इन द नदर्न पार्ट। तो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, जो दो प्रकार के लैंड मास थे पैनगिया में। एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था, उस कॉन्टिनेंट का नाम था पैनगिया। द हिमालयन अपलिफ्ट आउट ऑफ द Tethys Sea and subsidence to the northern flank of the peninsula plateau resulted in the formation of a large basin। तो जब हिमालय माउंटेन्स बने तो एक तरफ से माउंटेन लैंड जो फोल्ड होकर वो माउंटेन बन गया, और दूसरी तरफ में एक बहुत गहरी खाई बन गई, यानी लगभग 500 मीटर की खाई बन गई, 500 मीटर का डिप्रेशन बन गया, गड्ढा बन गया। और उसके साउथ में भी ऊंचा इलाका था, जो प्लेटू टाइप का जो रीजन था वह उसके साउथ में था। तो मतलब नॉर्थ में गड्ढा और नॉर्थ में पहाड़, और नॉर्थ के साउथ में फिर से पहाड़ी इलाका या प्लेट्यू इलाका, ये हमको दिखाई देता है। तो आज ये गड्ढा कहाँ चला गया? अगर नॉर्थ में मैंने बताया सेंट्रल नॉर्थ में एक बहुत गहरा गड्ढा था, 500 मीटर का गड्ढा था, तो ये गड्ढा कहाँ गया? ये गड्ढा गया कहीं नहीं, उल्टा ये गड्ढा मिट्टी से भर गया, जो आज हम पंजाब प्लेन्स के नाम से हम जिसे पहचानते हैं, या द इंडो गैंजेटिक प्लेन्स। ये जो इलाका था पहले एक बहुत बड़ी खाई थी। So in due course of time, this depression gradually got filled with deposition of sediments by the rivers flowing from the mountains in the north and the peninsula plateau in the south. A flat land extensive alluvial deposit led to the formation of the northern plains of India। तो ये जो है वो northern plains of India का इस प्रकार से बनावट हुई, इस प्रकार से northern plains of India बन गया। The land of India displays great physical variations. Geologically, the peninsula plateau constitutes one of the ancient land masses of the Earth's surface. It was supposed to be one of the most stable land blocks. The Himalaya and the northern plains are the most recent landforms. From the viewpoint of geological, Himalaya mountains form an unstable zone. The whole mountain system of Himalaya represents a very youthful topography with high peaks and deep valleys and fast flowing rivers। तो जो जियोलॉजी का अगर हम देखें, जो पेनिनसुला इंडिया जहाँ पर हम रहते हैं, डेक्कन प्लेट्यू, ये बहुत ही मजबूत लैंड मास माना जाता है कि यहाँ पर ज़्यादा अर्थक्वेक्स और यहाँ पर वॉल्केनोज दिखाई नहीं देंगे। हाँ, वैसे भी केवल एक ही एक्टिव वॉल्केनो है इंडिया में, वो है बेरन आइलैंड्स, जो अंडमान निकोबार में है, एक आइलैंड है जहाँ पर वॉल्केनो अभी भी एक्टिव है। इसके अलावा और कहीं पर भी एक्टिव वॉल्केनो इंडिया में नहीं है। वैसा अर्थक्वेक्स के लिए जो हिमालयन रीजन है, जहाँ पर ये फोल्ड होता है
वो है बहुत कमज़ोर कड़ी है, यहाँ पर अक्सर अर्थक्वेक्स आने के संभावना रहती है। सो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी, Himalayan mountains form an unstable zone. The whole mountain system of Himalaya represents a very useful topography with high peaks, deep valleys and fast flowing rivers. कैसा पता लगता है कि हिमालयज यंग माउंटेन है? हिमालयज यंग माउंटेन है इस बात से उसको हम आधारित कर सकते हैं कि हिमालय यंग फोल्ड माउंटेन्स है, क्योंकि यहाँ के जो माउंटेन पीक्स है वो बहुत ही स्टीप है, वो बहुत ही शार्प है, बहुत ही रगेड है, स्मूथ राउंड वाले नहीं हैं। जब बच्चे लोग ड्राइंग करते हैं ना पहाड़ का, तो किस प्रकार से उसको राउंड शेप में एम 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 डोमिनोज का एम बनता, वैसा मैकडोनल्ड का जो एम बनता है, वैसा पहाड़ बनाते हैं लोगों ने। तो ऐसे पहाड़ जो बनते हैं वो पुराने पहाड़ होते हैं, और हिमालय जो है वो बहुत ही स्टीप वाला पहाड़ है। तो इससे हमको पता लगता है कि हिमालय जो है एक यंग फोल्ड माउंटेन है। द नदर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एल्यूवियल डिपॉजिट्स। द पेनिनसुला प्लेटो इज कंपोज्ड ऑफ इंजीनियस and metamorphic rocks with gently raising hills and wide valleys। तो जो पेनिनसुला प्लेट्यूज जो है यहाँ पर आपको मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलेंगे, और जो नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलेगा आपको एलुवियल सॉइल मिलेगा। एलुवियल सॉइल कैसा बनता है? एलुवियल सॉइल इज़ द डिपॉजिट बाय द रिवर्स। जो रिवर्स हर साल जब बारिश होती है, जब बाढ़ आती है, तो रिवर्स क्या करता है? रिवर्स जो है वो पानी के साथ साथ में मिट्टी लेकर आता है, और जब बाढ़ थम जाती है और पानी सूख जाता है तो मिट्टी रह जाती है, और ये मिट्टी भुरभुरी मिट्टी होती है, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है, क्योंकि पहाड़ का जो मिनरल्स है उसने प्लेन्स पर लाकर जमा कर दिया। तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में आपको जनरली एलुवियल सॉइल मिलेगा, लेकिन पेनिनसुला इंडिया में यानी डेक्कन प्लेट्यू में आपको अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ सॉइल मिलेंगे बिकॉज ऑफ इग्नेशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नेशियस रॉक्स में आपको रेड सॉइल, लैटराइट सॉइल मिल सकते हैं, और मेटामॉर्फिक रॉक्स में आपको इग्नेशियस रॉक में आपको ब्लैक सॉइल मिलेगा, और मेटामॉर्फिक रॉक्स में आपको रेड सॉइल मिलेगा। मेजर फिजियोग्राफिकल डिविजन्स। द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिविजन्स। Major physical divisions या physiographic divisions. The physical features of India can be grouped under the following physiographic divisions. See figure 2.4. The Himalaya mountains, the northern plains, the Peninsula Plateau, the Indian desert, the coastal plains and the islands. ये 6 मेजर फिजिकल फीचर्स है जो इंडिया में शामिल हैं। The Himalaya mountains in the north. The Himalaya mountains, geologically young and structurally fold mountains, stretch over the northern boundary of India. These mountains ranges run in a west-east direction from the Indus to the Brahmaputra. The Himalaya represents the loftiest and one of the most rugged mountain barriers of the world. They form an arc which covers a distance of about 2,400 kilometers. हिमालय का जो नाम है, तो हिमालय जब हम कहते हैं कि हिमालय इज़ रनिंग वेस्ट टू ईस्ट, इसका ये मतलब है जो वेस्ट में जो है वो पहाड़ ऊंचे हैं, और ईस्ट में जैसे हम वेस्ट से ईस्ट जाते हैं तो पहाड़ धीरे धीरे उनकी जो ऊंचाई जो है वो कम होती जाती है, इसलिए हम कहते हैं द हिमालय इज़ रनिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और ये इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्र, इंडस और ब्रह्मपुत्र इसके वेस्ट और ईस्ट जो है बाउंड्रीज बन जाते हैं। तो ये हिमालय माउंटेन एक आर्क के शेप में है। हिम और मालय, हिम मतलब स्नो और माला मतलब आप जानते हैं माला क्या होती है ना, हार। तो ये जो आकार जो है ये हार के शेप में है, इसलिए इसका नाम है हिमालय। द विद वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर्स इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर्स इन अरुणाचल प्रदेश। इसकी चौड़ाई भी जो है ये भी फ़र्क है, कश्मीर में ज़्यादा है, ये 2400 किलोमीटर्स की विड्थ है, उसकी चौड़ाई है, यानी साउथ टू नॉर्थ एक्सटेंट इसको चौड़ाई कहते हैं। ये एक्चुअली हिमालयस को हम 3 अलग अलग लेयर्स में भी देख सकते हैं, ट्रांस हिमालयाज़, ग्रेटर हिमालयाज़ एंड माइनर हिमालयाज़। तो इस प्रकार से हिमालयस को हम 3 लेयर में देख सकते हैं। तो जो जम्मू एंड कश्मीर का जो रीजन है यहाँ पर सबसे चौड़ा है हिमालयाज़, और जैसे हम अरुणाचल प्रदेश में आते हैं वो सबसे कम हो जाता है। सो 2400 किलोमीटर्स इन जम्मू एंड कश्मीर, फ्रॉम the width varies from 400 kilometers in Kashmir
to 150 किलोमीटर्स इन अरुणाचल प्रदेश। 2400 किलोमीटर्स नहीं है, ये आर्क जो है वो 2400 किलोमीटर्स का आर्क है। करेक्शन करता हूँ फिर से, मैं आपको कहता हूँ कि जो आर्क है पहाड़ का, जो पूरा लेंथ है, लंबाई है, वो 2400 किलोमीटर्स की लंबाई है, लेकिन चौड़ाई जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में 400 किलोमीटर की चौड़ाई है और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर की चौड़ाई है। द एल्टीट्यूडनल वेरिएशंस आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ दैन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। एल्टीट्यूडनल वेरिएशन का मतलब क्या होता है? जो वेरिएशन होता है मतलब सब मैक्सिमम माइनस मिनिमम। सपोज़ मैक्सिमम हाइट हम 12 फीट पकड़ते हैं और मिनिमम हाइट हम 5 फीट पकड़ते हैं, तो इसका जो वेरिएशन निकलेगा, 12 में से 5 निकालो, 7 फीट का वेरिएशन निकलता है। इस प्रकार से वेरिएशन निकालते हैं। तो ईस्ट में जो वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। वेस्ट में लगभग सभी पहाड़ के जो हाइट्स है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़े कम ज़्यादा है लेकिन लगभग सेम है। लेकिन ईस्ट में है, कोई पहाड़ ऊंचा है तो बहुत ज़्यादा ऊंचा है और कोई नीचा है तो बहुत छोटा पहाड़ भी है, कोई बहुत कम ऊंचाई का पहाड़ भी है। सो द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस in its longitudinal extent. A number of valleys lie between these ranges. The northernmost range is known as the Greater or Inner Himalayas or the Himadri. It is most continuous range consisting of loftiest peaks with an average height of 6,000 meters. It contains all the prominent Himalayan peaks. तो वैसा देखा जाए तो ये हिमालयस जो है वो 3 पैरेलल रेंजेस में हम इसको डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। द ग्रेटर हिमालयस, या इसको इनर हिमालयस भी कहते हैं और हिमाद्री भी कहते हैं। यहाँ पर सबसे ऊंचे ऊंचे पीक्स है, 6000 के हाइट वाले पीक्स है। इट कंटेन्स ऑल द प्रोमिनेंट पीक्स ऑफ द हिमालयस। ठीक है, हिमालयस फिर हिमालयस के बारे में हम अगले क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मैंने आपका ज़्यादा समय ले लिया। 18 + 23 38 40 मिनट्स, तो लगभग 40-45 मिनट्स का तो क्लास मैंने ले लिया हूँ। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। तो ये पोर्शन को हम आने वाले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप हिमालयस के बारे में और भी जानकारी निकाल सकते हैं अपने गूगल सर्च करके या टेक्स्ट बुक रीड करके, या आपके पास अगर कोई एनसाइक्लोपीडिया होगा उसको रीड करके हिमालयस के बारे में और जानकारी निकालिए और अगले क्लास के लिए तैयारी कीजिए।